नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, जिस तरह से आप सभी लोग हमें अपना प्यार दे रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लास में, बिल्कुल इसी तरह से आप अपने प्यार को बनाए रखिए। निश्चित तौर पर हम आपको निराश नहीं होने देंगे। आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, इस बात की मैं दावा करता हूं। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वे तुरंत दूसरों को शेयर कर दें, अपने सभी मित्रों को शेयर कर दें। उन्हें बताएं कि टेट वाली क्लास पर चलिए, जहां पर प्रवीण सर करंट अफेयर्स के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से हमारी तैयारी करवा रहे हैं। करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अन्य विषयों को भी जोड़कर पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है ना, ये बहुत ही खास क्लास है। क्यों खास क्लास है? क्योंकि इंटरलिंकिंग के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, जहां पर जो बातें करंट की होती हैं उसको तो बताया ही जाता है, लेकिन अगर उसके कोई ज्योग्राफिकल रीजन होते हैं, हिस्टोरिकल रीजन होता है, या एक तरीके से पॉलिटिकल रीजन या इकोनॉमिकल रीजन होती हैं, तो उसको भी अच्छे से समझाया जाता है। एक बार आप क्लास लेकर देखिए, एक बार आप पूरी क्लास को देखिए, निश्चित तौर पर आपको मजा आएगा। आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि वाकई में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है। बाकी अगर आपके कोई सुझाव होते हैं तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसा कि बात करते हैं, यहां पर कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया की सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में, दोस्तों उनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में दोस्तों उनके सम्मान में अगर देखा जाए तो मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो बिलिंडा क्लार्क बनी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इनका नेम जरूर ध्यान रखिएगा, बिलिंडा क्लार्क के बारे में, जो कि पहली महिला क्रिकेटर बनी है मूर्ति प्राप्त करने वाली। तो मूर्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला के रूप में अगर देखा जाए दोस्तों, तो एक तरीके से बिलिंडा क्लार्क हैं, जो सिडनी की क्रिकेट ग्राउंड में एक तरीके से इन्हें यह सम्मान, यानी कि उनके सम्मान में इन्हें यह दोस्तों मिला था। दोस्तों चलिए, अब आइए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। कहीं जाइएगा नहीं, अब आइए समझते हैं। यहां पर ऑस्ट्रेलिया आया था, और आइए समझ लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में संपूर्ण जानकारी के रूप में, या आइए देख लेते हैं इसके बारे में क्या बेसिक चीजें हैं, या जितनी भी इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें हैं, आइए समझते हैं दोस्तों। जैसा कि बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके बारे में सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे छोटा, या कह सकते हैं विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप के रूप में अगर देखा जाए तो विश्व का या दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप के रूप में अगर देखा जाए दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया है। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे महाद्वीप छोटा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है? क्योंकि आप याद करिए, मैंने आपको बताया हुआ था 7 कॉन्टिनेंट के बारे में। एक दिन मैंने आपको बताया हुआ था 7 कॉन्टिनेंट के बारे में, कि विश्व में अगर देखा जाए तो 7 महाद्वीप हैं, और जिसमें सबसे छोटा जो महाद्वीप है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। और वे 7 कौन कौन से हैं, एक बार मैप में मैं आपको दिखा देता हूं। एक तो आप देखिए एशिया है, दूसरी बात करते हैं यूरोप है, तीसरी बात करते हैं दोस्तों अफ्रीका है, और चौथी बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका है, यानी कि उत्तरी अमेरिका है, और पांचवी बात करते हैं दोस्तों तो एक तरीके से साउथ अमेरिका, जिसे दक्षिणी अमेरिका के नाम से जानते हैं। और अगर देखा जाए तो छठी बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, और सातवीं बात करते हैं दोस्तों तो अंटार्कटिका है। ये है हमारे पास 7 महाद्वीप है दोस्तों, ये है हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है दोस्तों, जिसमें सबसे छोटा महाद्वीप अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ही है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ही है जो सबसे छोटा महाद्वीप है। यही बातें मैं आपको समझा रहा था। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अगर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप के बारे में पूछा जाता है, अब द्वीप क्या होता है दोस्तों? आइलैंड के नाम में, आइलैंड का नेम सुना हुआ है। आइलैंड को हिंदी में क्या कहा जाता है? आइलैंड को क्या कहा जाता है हिंदी में? आइलैंड को हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों? द्वीप कहा जाता है। अब पहले तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि द्वीप किसे कहा जाता है। देखिए, द्वीप का मतलब ये हो जाता है ऐसा भूखंड,
ऐसा भूखंड या भूमि का टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी होगा, जिसके चारों तरफ पानी होगा, उसे क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? आइलैंड कहा जाता है। और यही जो है ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है दोस्तों, आइलैंड है। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप के रूप में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है, और दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप के रूप में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? कैनबरा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब आइए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय भाषा क्या है, यानी कि नेशनल लैंग्वेज क्या है यहाँ की। तो यहाँ की दोस्तों अगर नेशनल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है दोस्तों अंग्रेजी है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में और भी बातें देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों तो यह यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएनओ का सदस्य है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर देखा जाए तो यह यूएनओ का सदस्य है। यह G20 का सदस्य है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या G20 का सदस्य ऑस्ट्रेलिया है या नहीं, तो बिल्कुल G20 का ऑस्ट्रेलिया सदस्य है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब फिर बात कर लेते हैं, ये WTO का भी सदस्य है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, विश्व व्यापार संगठन के बारे में बात करते हैं, तो विश्व व्यापार संगठन का भी सदस्य कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। तो दोस्तों हमने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया जो है यूएनओ का सदस्य है, G20 का सदस्य है, WTO का सदस्य है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? कैनबरा है। फिर हमने आपको बताया कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कॉन्टिनेंट के रूप में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप आइलैंड के रूप में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है। अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में और भी बातें हमें जानना है, कहीं जाइएगा नहीं, बस पूरी क्लास को देखते चलिए। यहाँ की सबसे बड़ी पर्वतमाला है दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नहीं? ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है या नहीं, आप कमेंट करके हमें बताइए। बिल्कुल पूछा जा अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है यहाँ की जो है सबसे बड़ी पर्वतमाला है। सबसे बड़ी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के है दोस्तों। यहाँ की एक नदी है, प्रमुख नदी, उसका नेम है मर्रे डार्लिंग नदी है। यहाँ की एक प्रमुख नदी है दोस्तों, उस नदी का नेम क्या है? उस नदी का नेम है मर्रे डार्लिंग नदी है। तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख नदी है दोस्तों मर्रे डार्लिंग है। जल्दी से जो बातें मैं आपसे पूछूं उसको कमेंट करके हमें आप जल्दी बताते चलिए। देखिए पहला प्रश्न है, कमेंट करिएगा आप। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अपने दिमाग को भी एक्टिव रखिए और साथ ही साथ अपने आप को भी एक्टिव रखिए। अब एक्टिव आप तभी होंगे जब आप मेरी बात को मानेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो जल्दी से कमेंट करिए कौन सा महाद्वीप है, तुरंत ऑस्ट्रेलिया कमेंट करिए। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है, तुरंत कमेंट करिए। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो जल्दी से कमेंट करिए, अंग्रेजी है। ऑस्ट्रेलिया किसका किसका सदस्य है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए, यूएनओ, G20, WTO। आज पता चलेगा किसकी सबसे अच्छी टाइपिंग है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, जल्दी से कमेंट करिए, कैनबरा है। फिर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला क्या है, जल्दी से कमेंट करिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। फटाफट करते रहा करें, तुरंत फटाफट जितना आ जाए उतना कर लें। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी के बारे में बात करते हैं तो मर्रे डार्लिंग है दोस्तों, तुरंत कमेंट करिए। देखिए आपका ऑस्ट्रेलिया, आपको अब ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल कंप्लीट हो गया। देखिए ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया से अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यानी कि वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए, इंटरनेशनल से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो अब ये मान के चलिए ऑस्ट्रेलिया से अगर कोई प्रश्न बनता है तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में मूर्ति प्राप्त करने वाली
पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो बेलिंडा क्लार्क बनी है। चलिए अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, और एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूं। अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लग रही है तो जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, और एक तरीके से क्या है, जल्दी से कमेंट करिए कि यस सर हमें सारी बातें आपके समझ में आ गई हैं, और एक तरीके से लाइक भी कर दीजिए। नहीं तो आप जाते जाते लाइक नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, जो कि गलत बात है। अगला प्रश्न ये है दोस्तों कि बंधन बैंक ने 5 जनवरी 2023 को बैंक के ब्रॉड एम्बेसडर सौरभ गांगुली के साथ जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया गया है। तो आपके एग्जाम में तो पहला यही प्रश्न बन सकता है कि बंधन बैंक ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है? दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, तो पहला तो नियम ये ध्यान रख लीजिएगा, सौरभ गांगुली। और उसकी टैगलाइन क्या है दोस्तों? तो टैगलाइन ध्यान रखिएगा, जहां बंधन वहां ट्रस्ट, जहां बंधन वहां ट्रस्ट, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहां पर प्रश्न ये बना हुआ है कि बंधन बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो बंधन बैंक का दोस्तों मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो बंधन बैंक का मुख्यालय है दोस्तों कोलकाता में है। तो ध्यान रखिएगा, बंधन बैंक का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो कोलकाता में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए, बंधन बैंक ने 5 जनवरी 2023 को बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सौरभ गांगुली को समझ लीजिए नियुक्त किया है, ठीक है। और वहां पर एक टैगलाइन या एक अभियान भी शुरू किया गया था दोस्तों। उस अभियान का नेम क्या था? जहां बंधन है वहां ट्रस्ट, जहां बंधन वहां ट्रस्ट। और बंधन बैंक का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो बंधन बैंक का मुख्यालय है दोस्तों कोलकाता में है। अब कोलकाता कहां पर है दोस्तों? तो कोलकाता की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो किसकी राजधानी है दोस्तों? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो इसका मतलब हमें ये है, अब यहाँ पर इसका मतलब ये निकलता है कि एक बार हमें पश्चिम बंगाल के बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो आइए समझते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, कहीं जाइएगा नहीं, बस एक एक बातों को आप समझते चलिए, निश्चित तौर पर आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। अब देखिएगा, आज आपको पश्चिम बंगाल से इतना बेहतर सारी बातें, पश्चिम बंगाल की इतनी बेहतर बातें मैं आपको बता दूंगा कि एग्जाम में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है, जो कि आप जानते ही हैं। यह जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। तो सबसे पहली बात इसके बारे में ध्यान रखिएगा, यह पूर्वी भारत के, या कह सकते हैं भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है पश्चिम बंगाल दोस्तों। अब दूसरी बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्य भाषा क्या है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल की मुख्य भाषा है बांग्ला भाषा है। कौन सी भाषा है दोस्तों? बांग्ला भाषा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जो पश्चिम बंगाल है दोस्तों, पश्चिम बंगाल जो है वो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कितने देशों के साथ? 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की सीमा साझा होती है दोस्तों 3 देशों के साथ। वे देश कौन कौन से हैं? तो एक तो पहला देश है दोस्तों नेपाल है, पहला देश कौन सा है? नेपाल है। और दूसरे देश की बात करते हैं तो भूटान है, और तीसरे देश की बात करते हैं तो बांग्लादेश है। कुछ लोग सोच रहे थे कि बांग्लादेश क्यों नहीं बताया जा रहा है, जबकि बांग्लादेश पहले कहाँ पर था? बांग्लादेश पहले पश्चिम बंगाल में ही था। तो बांग्लादेश को क्यों नहीं बताया जा रहा है? क्योंकि बांग्लादेश के बारे में आपको ये बताने वाला था कि पश्चिम बंगाल की सबसे ज़्यादा सीमा अगर साझा होती है किसी देश के साथ तो बांग्लादेश के साथ ही सीमा साझा होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया पश्चिम बंगाल के बारे में कि भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है, इसकी जो मुख्य भाषा है दोस्तों वो है बांग्ला है, और इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता है। यह 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है या करती है दोस्तों बंगाल, और जैसे कि बात करते हैं नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है दोस्तों, या साझा करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें कुल कितने जिले हैं दोस्तों? अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में 23 जिले हैं। पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए तो 23 जिले हैं, इस बात को भी गौर करिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है? सुंदरवन, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है?
तो पश्चिम बंगाल में ही है, जिसे कब एक तरीके से राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था दोस्तों, तो 4 मई 1984 को। 4 मई 1984 को क्या किया गया, 1 मिनट, 4 मई 1984 को क्या किया गया दोस्तों, 4 मई 1984 को क्या किया गया कि सुंदरवन को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर दिया गया दोस्तों। ये जो एक तरीके से सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये किस लिए प्रसिद्ध है, आप कमेंट करके हमें बताएंगे। अगर आपको पता हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है किस लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से बताइए। देखिए, ये जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, इस बात को गौर करिएगा। तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जो प्रसिद्ध है दोस्तों, वो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, पहले ही बता दिया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंग्रोव वन के घने जंगल से एक घिरा हुआ, कह सकते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान है मैंग्रोव वन के घने जंगलों से घिरा हुआ है, यानी कि मैंग्रोव वन यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों। अब आइए बात करते हैं बंगाल के बारे में, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, वैसे तो है बहुत सारी कहानी, लेकिन बंगाल के बारे में एक बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, या पूछा जा सकता है बंगाल विभाजन के बारे में। 1947 की पहले की कहानी है, जब भारत देश में अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो दरअसल क्या होता है, बंगाल का विभाजन किया जाता है। बंगाल का विभाजन कब किया जाता है दोस्तों, तो बंगाल का विभाजन किया जाता है दोस्तों 1905 में किया जाता है। तो बंगाल का विभाजन कब किया जाता है, 1905 में किया जाता है। इसे कितने भागों में बांटा जाता है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो अगर देखा जाए तो पश्चिमी बंगाल में, और दूसरा अगर देखा जाए तो इसे पूर्वी बंगाल के रूप में बांटा जाता है दोस्तों। तो 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन किया जाता है। इसकी कहानी को और अच्छे से समझिएगा। देखिए, दरअसल बात करते हैं तो इस समय जो यहाँ का शासक मतलब गवर्नर था, वो था एक तरीके से लॉर्ड कर्जन था दोस्तों। देखिए, आइए समझते हैं। तो दोस्तों, बंगाल विभाजन के समय में जो मतलब गवर्नर था, वो था लॉर्ड कर्जन था, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए और अच्छे से इसके बारे में समझते हैं। देखिए, पहली बात हमने आपको बताया कि बंगाल विभाजन 1905 में किया गया। बंगाल विभाजन को 2 भागों में, बंगाल को 2 भागों में बांटा गया, एक तो पश्चिमी बंगाल में और दूसरा पूर्वी बंगाल में। इसकी कहानी को और अच्छे से समझिएगा। दरअसल क्या होता है कि 20 जुलाई 1905 को क्या किया जाता है, बंगाल विभाजन का घोषणा किया जाता है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या कहा जाता है कि बंगाल विभाजन का एक तरीके से घोषणा कर दिया जाता है। वैसे लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर लॉर्ड कर्जन का नेम ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं 20 जुलाई 1905 को क्या होता है, बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाती है। देखिए, दरअसल क्यों इसका बंगाल को 2 भागों में क्यों अंग्रेज बांटना चाह रहे थे। देखिए, अंग्रेज ये चाह रहे थे कि जो भारत के मुस्लिम है या बंगाल के जो मुस्लिम हैं और जो हिंदू हैं, अगर ये अलग हो जाते हैं तो हमारे लिए जो बार बार ये समस्याएं पैदा कर रही हैं, समस्याएं कम पैदा करेंगे और हम क्या करेंगे, इनमें फूट डालेंगे और राज करेंगे। ठीक है, और लेकिन क्या होता है, जब इनसे पूछा जाता है अंग्रेजों से कि आप भैया हमें ये बता दीजिए, ये जो बंगाल का 2 भागों में आप बांट रहे हैं, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, क्यों बांट रहे हैं, तो ये क्या कहते हैं, ये उत्तर में क्या कहते हैं, ये जो अंग्रेज कहते हैं कि देखिए, हम इसलिए बंगाल को 2 भागों में बांट रहे हैं ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को हम अच्छा बनाए रखें। मतलब प्रशासन करने में एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को हम अच्छा बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हमारा अच्छे से नहीं चल पा रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बंगाल को 2 भागों में बांट रहे हैं। लेकिन इनका जो बंगाल को बांटने का पीछे का रीजन होता है दोस्तों अलग ही होता है। इनका मंतव्य, इनका मनसा अलग होती है, लेकिन ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। चलिए कहानी को समझते हैं। देखिए, दरअसल बंगाल विभाजन के बारे में बात करते हैं तो 20 जुलाई 1905 को क्या किया जाता है, बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया जाता है दोस्तों। और इसी के विरोध में क्या होता है, 7 अगस्त 1905 को क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन चालू कर दिया जाता है भारतीय द्वारा। तो भारतीयों द्वारा क्या कर दिया जाता है, स्वदेशी आंदोलन चालू कर दिया जाता है, यानी कि अंग्रेजी जो चीजें हैं उसको भगाने की बात करते हैं, अंग्रेजी जितने भी सामान हैं उनका बहिष्कार करने की बात करते हैं। मतलब ये समझ लीजिए, स्वदेशी अपनाओ
विदेशी भगाओ वाला समझ लो, इस तरह का नारा हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 7 अगस्त 1905 को क्या किया जाता है, स्वदेशी आंदोलन चला दिया जाता है। और क्यों चला दिया जाता है, यही बंगाल विभाजन के विरोध में ही। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं, लेकिन बंगाल विभाजन हो ही जाता है। देखिए, बंगाल विभाजन को रोकने के लिए क्या किया जाता है, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है, लेकिन अंग्रेज मानते नहीं है दोस्तों। 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर ही दिया जाता है, यानी कि प्रभावी रूप से इसे लागू कर दिया जाता है। तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता है कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है। बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक तो पूर्वी बंगाल में और दूसरा पश्चिम बंगाल में, पूर्वी बंगाल में और दूसरा पश्चिमी बंगाल में। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, जब एक तरीके से बंगाल विभाजन पूरी तरीके से प्रभावी हो जाता है 16 अक्टूबर को, तो इस दिन क्या होता है, पूरे बंगाल में क्या होता है, शोक दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है, पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। सभी काफी दुखी हो जाते हैं कि हमें बिल्कुल बांट दिया गया। लेकिन दोस्तों क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति होते हैं जिनका नेम था रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। और कब उन्होंने दिया था, 1917 के सत्याग्रह में दिया था। जब 1905 के काफी आगे 1917 में क्या करते हैं, गांधी जी को सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह उनका चंपारण का होता है। गांधी जी का जब सफल हो जाता है तो एक खुशी होकर गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे देते हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे भी। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करते हैं, तो इन्होंने कहा कि अंग्रेजों को अगर आप इस तरह से शोक दिवस मनाएंगे, अंग्रेजों के सामने यदि आप उदास रहेंगे, तो अंग्रेजों को पता चल जाएगा कि हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो उन्हें दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें राखी दिवस मनाना होगा। एक कहते हैं कि हमें क्या करना होगा, राखी दिवस मनाना होगा आज ही के दिन। तो इन्हीं के कहने पर क्या होता है, राखी दिवस मनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाते हैं, एक दूसरे को राखी बांधते हैं, अंग्रेजों को ये बताते हैं कि देखिए, आप हमें क्षेत्र से अलग कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से आप हमें भौगोलिक रूप से अलग कर सकते हैं, लेकिन मानसिक और भावनात्मक और दिलात्मक रूप से आप हमें अलग नहीं कर सकते हैं। मतलब दिल को हमारे अलग नहीं कर सकते हैं। वैसे में अगर देखा जाए तो हम सब एक ही हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है दोस्तों, बंगाल विभाजन को लेकर काफ़ी परेशानियां भी होने लगती हैं अंग्रेजों को। अंग्रेजों के मन में ये बातें चुभने लगती हैं कि वाकई में जो भारतीय लोग हैं बड़े ही अलग ही हैं। ठीक है, कभी दिखते हैं कि हिंदू मुस्लिम अलग हो जाते हैं और कभी दिखते हैं ये सब एक हो जाते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर क्या होता है, बंगाल विभाजन जब होता है दोस्तों, जिस दिन लोग शोक दिवस मनाते हैं, उस दिन ये कहते हैं कि शोक दिवस हमें नहीं मनाना है, बल्कि हमें राखी दिवस मनाना। और सभी लोग क्या करते हैं, राखी दिवस मनाते हैं। और आगे चलकर क्या होता है, बंगाल विभाजन का काफी ज्यादा विरोध किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अंग्रेजों को एक कमेटी का गठन करना पड़ जाता है। और उस कमेटी का नेम क्या था दोस्तों, तो अरुंडेल कमेटी था। उस कमेटी का नेम क्या था दोस्तों, तो उस कमेटी का नेम था अगर देखा जाए तो अरुंडेल कमेटी थी। ठीक है, तो अरुंडेल कमेटी का गठन कर दिया जाता है दोस्तों। कब किया जाता है, 1906 में किया जाता है। अब इस कमेटी से पूछा जाता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि मतलब अंग्रेज पूछते हैं कि आप हमें ये बता दीजिए कि जो हमने बंगाल का विभाजन किया हुआ है, क्या सही किया हुआ है कि नहीं। बंगाल को जो हमने दो भागों में बांटा हुआ है, क्या वो हमने सही किया हुआ है कि नहीं। तो अरुंडेल कमेटी ने कहती है, मतलब एक तरीके से कहती है अंग्रेजों से, आपने जो किया हुआ है बिल्कुल गलत किया हुआ है। आपको तुरंत का तुरंत क्या कर देना चाहिए, इसे दोबारा एक कर देना चाहिए। पुनः संयुक्त करने की बात करती है अरुंडेल कमेटी। तो ध्यान रखिएगा, अरुंडेल कमेटी का सुझाव ये होता है कि बंगाल को जो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटा गया था, इसे दोबारा एक कर देना चाहिए। ठीक है, और इसी के संदर्भ में क्या होता है दोस्तों, इसके आगे चलकर क्या होता है, दिल्ली में एक दरबार का आयोजन होता है। क्या होता है, दिल्ली में एक दरबार का आयोजन होता है और उसे बोला जाता है दिल्ली दरबार का आयोजन बोला जाता है। और दिल्ली में जो दरबार का आयोजन किया जाता है दोस्तों ना, 1911 में किया जाता। अभी आप बहुत अच्छी बातें जानने वाले हैं, थोड़ा सा समय भले लग रहा है, चलो लग जाने तो कोई बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा समय भले लग रहा है, लेकिन आप बहुत अच्छी चीज़ें जानने वाले हैं। आज आप लोगों को, कुछ लोगों को पहली बार ये कहानी पूरी तरीके से समझ में आएगी। देखिए, दरअसल क्या होता है, इसी के संदर्भ में दिल्ली में क्या होता है, एक दरबार का आयोजन किया जाता है 1911 में, जिसे दिल्ली दरबार का आयोजन कहा जाता है।
और दर्शन क्या होता है, दिल्ली में क्या होता है, इंग्लैंड के राजा आते हैं, इंग्लैंड के सम्राट आते हैं, जिनका नेम होता है दोस्तों जॉर्ज पंचम होता है। अब इसी दिन क्या होता है, जॉर्ज पंचम आते हैं दोस्तों, कहाँ पर आते हैं, दिल्ली में ही। इनका भरपूर स्वागत किया जाता है और इनकी पत्नी महारानी भी आती हैं, जिनका नेम होता है मैरी। अब ये भी आती हैं दोस्तों, जब मैरी भी आते हैं, जॉर्ज पंचम में भी आते हैं, तो कहानियां यहाँ पर थोड़ा से दोस्तों अलग हो जाती हैं। अब यहाँ पर परिस्थितियां अलग हो जाती हैं दोस्तों। अब परिस्थितियां जब अलग हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ देश की जनता तो पहले ही गुस्सा है, तो फिर इन्होंने कहा कि भैया जो बंगाल का विभाजन किया गया है इसको तुरंत का तुरंत रद्द कर देना चाहिए। तो फिर क्या हो जाता है दोस्तों, 1911 में ही क्या कर दिया जाता है कि बंगाल विभाजन जो किया गया था, बंगाल का 1905 में जो विभाजन किया गया था दोस्तों, उसको रद्द कर दिया जाता है एक तरीके से, संपूर्ण तरीके से फिर से बंगाल एक में हो जाता है दोस्तों। और दूसरी बात करते हैं, यहाँ से एक नई कहानी का जन्म होता है दोस्तों। 1 अप्रैल, यहीं से क्या होता है, एक नई कहानी या एक नई दिशा का जन्म होता है। और एक नई दिशा क्या होती है दोस्तों, 1 अप्रैल 1912 को एक नई कहानी बन जाती है। और एक नई कहानी ये बन जाती है, अब भारत की राजधानी कोलकाता नहीं होगी, बल्कि भारत की राजधानी हो जाएगी दोस्तों दिल्ली हो जाएगी। तो 1 अप्रैल 1912 से क्या हो जाता है, 1 अप्रैल 1912 से क्या होता है दोस्तों, भारत की राजधानी क्या बन जाती है, दिल्ली बन जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज कुछ लोगों को पहली बार ये बहुत अच्छे तरीके से पता चला होगा कि कैसे भारत की जो राजधानी कोलकाता से, मतलब बंगाल से कैसे दिल्ली बनती है। तो 1912 में क्या होता है, जब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, तो उसी समय क्या होता है, भारत की राजधानी बना दी जाती है दिल्ली दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। लेकिन हमने देखिए थोड़ा सा आपका समय जरूर लिया होगा, लेकिन ये मान के चलिए हमने आपको समझाया बहुत अच्छे तरीके से है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, थोड़ा से समझाया हमने बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं दोस्तों, अब आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीजों के बारे में। अगला प्रश्न ये है कि किस देश ने अमेरिकी फुलब्रूड रोग से सुरक्षा के लिए मधुमक्खी के लिए टीके की मंजूरी दी है दोस्तों। तो अमेरिका ने दिया हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अमेरिका के बारे में आज हम नहीं समझेंगे, आगे की क्लास में हम जरूर समझेंगे। किस देश ने अमेरिकी फुलब्रूड रोग से सुरक्षा के लिए मधुमक्खियों के लिए टीका को मंजूरी दी है दोस्तों, तो अमेरिका ने दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, अंबेडकर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, शशि थरूर हैं, जो कांग्रेस नेता के एक प्रमुख लीडर के रूप में माने जाते हैं। तो अंबेडकर ए लाइफ नामक एक पुस्तक है दोस्तों, जिसके लेखक हैं शशि थरूर दोस्तों। इनका नेम ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं शशि थरूर के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने अंबेडकर से संबंधित कहानी लिखी हुई है। चलिए, हाल ही में इंटेलिजेंट ट्रे रिट्रीवल सिस्टम खबरों में चल रहा है, यह किससे संबंधित है दोस्तों। तो इंटेलिजेंट ट्रे रिट्रीवल सिस्टम खबरों में जो चल रहा है किससे संबंधित है, स्क्रीनिंग तकनीकी से संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों, स्क्रीनिंग तकनीकी से संबंधित है, इस बात को गौर करिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है दोस्तों। तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 19 और 21। तो अनुच्छेद 19 और 21 अगर आप कहें तो फिर अनुच्छेद 19 और 21 के बारे में भी थोड़ा से बता दूं। 5 मिनट जाएगा आपको, लेकिन जानने को मिलेगा। चलिए बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा मन करता है कि सब कुछ बताते चलो। आइए जान लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 19 के बारे में यदि हम बात करते हैं ना, अनुच्छेद 19 के बारे में यदि हम बात करते हैं तो यह स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो पहले तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि यह किससे संबंधित है, तो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। और स्वतंत्रता के अधिकार में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 19 हमें क्या करता है, 6 प्रकार के अधिकार देता है। देखिए अनुच्छेद 19 क्या करता है, हमें 6 प्रकार के अधिकार देता है। पहले अधिकार के बारे में यदि हम बात करते हैं तो पहला अधिकार जो है पहला अधिकार ये हमें देता है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसे बोला जाता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या बोलता है, पहला अधिकार हमारे क्या है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
देखिए आर्टिकल 19 हमें कहता है कि अगर आप अपनी बात को रखना चाहते हैं या अपनी बात को किसी भी तरह से बोलकर, भाषण के माध्यम से या अभिव्यक्त करना चाहते हैं, जैसा भी आप लिखकर, जैसा भी आप अपनी बात को रखना चाहते हैं, हम आपको फ्रीडम देते हैं, जिसे बोला जाता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस की, राइट टू एक्सप्रेस एंड स्पीच की बात करते हैं। तो हम एक तरीके से वाक यानी कि बोलने और अभिव्यक्ति करने की आपको स्वतंत्रता देते हैं। तो मौलिक अधिकार के रूप में अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 हमें 6 अधिकार देता है। पहला अधिकार है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों। दूसरी बात करते हैं, दूसरा अधिकार हमारा ये है कि एकत्र होने का अधिकार, जिसे बोला जाता है सभा करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार बोल सकते हैं। देखिए दूसरा अधिकार हमें ये मिला हुआ है कि हम किसी भी प्रकार से सभा करना चाहते हैं, किसी भी जगह में हम एकत्र होना चाहते हैं तो हम एकत्र हो सकते हैं, हमें कोई नहीं मना करेगा, लेकिन वो असंवैधानिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के हमारे पास अवैध हथियार वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हमारा खत्म हो जाता है। तो आर्टिकल 19 कहता है हमारे दूसरे अधिकार में कि अगर आप एकत्र होना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का सभा करना चाहते हैं, तो दिस इज योर फंडामेंटल राइट्स, यू कैन टेक, मतलब यू कैन डू, मतलब अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो दूसरी बात ये हो गई। अब तीसरी बात कर लेते हैं। तो तीसरी बात में आर्टिकल 19 हमसे कहता है कि अगर आप चाहें संघ बनाना चाहें, संघ बना सकते हैं। अगर आप चाहें किसी प्रकार की यूनियन बनाना चाहते हैं तो आप यूनियन बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी प्रकार की समितियां वगैरह बनाना चाहते हैं तो ये भी बना सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका फंडामेंटल राइट्स है। तो ये भी आपका अधिकार है कि अगर आप किसी भी प्रकार का यूनियन बनाना चाहते हैं, सहकारी समितियां बनाना चाहते हैं, संघ बनाना चाहते हैं, तो दिस इज योर फंडामेंटल राइट्स। तो आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इलीगल नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का हथियार वगैरह को यूज नहीं करना होगा, ठीक है, हर चीज में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चौथे अधिकार के रूप में अगर देखा जाए तो एक कहता है आर्टिकल 6 हमें कहता है कि स्वतंत्र रूप से भारत में कहीं पर भी जाने का अधिकार है, आने जाने का अधिकार। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि दिस इज योर फंडामेंटल राइट्स दोस्तों। यह आपका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 हमसे ये कहता है चौथे मौलिक अधिकार के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवा मौलिक अधिकार हमारा क्या है दोस्तों? तो पांचवा है निवास की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 हमसे ये कहता है कि अगर आप चाहें तो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप रह सकते हैं, मतलब अगर रहना चाहें तो आप रह सकते हैं। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, आप कहीं पर भी रहना चाहें इसमें रह सकते हैं। लेकिन जहां पर प्रतिबंधित लिखा हुआ, जहां पर ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, वहां पर आपका मौलिक अधिकार काम नहीं करेगा। नहीं तो मौलिक अधिकार आप जान के वहां जाकर आप पंगा खड़ा कर दें, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है कि रूल बना हुआ है कि यहाँ पर आपका मौलिक अधिकार काम नहीं करेगा, तो वहां पर आपको अपना मौलिक अधिकार नहीं यूज करना है, नहीं तो बिना फालतू को मार और खा जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। छठा मौलिक अधिकार के रूप में अगर देखा जाए दोस्तों तो पेशे की स्वतंत्रता। पेशे का मतलब हो जाता है व्यापार करने की स्वतंत्रता दोस्तों। देखिए अगर छठे के रूप में अगर देखा जाए दोस्तों तो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में अगर हमें व्यापार करना है तो हम व्यापार कर सकते हैं। दिस इज आवर फंडामेंटल राइट्स दोस्तों। तो ऐसे में अगर देखा जाए स्वतंत्रता से संबंधित 6 प्रकार के हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं दोस्तों आर्टिकल 19 में। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकत्र होने का या सभा करने का अधिकार, संघ, यूनियन, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार और निवास करने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में हम रह सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। दिस इज आवर फंडामेंटल राइट्स या दीज आर आवर फंडामेंटल राइट्स दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा क्लास बड़ी हो गई है, मुझे लगता है कि और बातें यहीं पर छोड़ देना चाहिए और अब जो मुख्य बातें हैं उसको हमें जल्दी समझ लेना चाहिए, फिर क्लास को स्थगित करना होगा। वैसे तो बातें बहुत हैं, आर्टिकल 21 भी मैं आपको समझा देता, लेकिन अब यहाँ समय नहीं है। मुझे पता है कि बहुत सारे छात्र परेशान होने लगते हैं। चलिए बाकी समझाऊंगा, ये मत सोचिए अगली क्लास में फिर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आ ही जाएंगी, तो फिर मैं समझा दूंगा। किस राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू कर दिया है दोस्तों? तो बिहार ने। तो किस राज्य सरकार ने क्या किया है, अपने विभिन्न हिस्सों में क्या किया है, जाति सर्वेक्षण शुरू कर दिया है? तो बिहार ने।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो राउरकेला के बारे में ध्यान रखिएगा। उड़ीसा की जानकारी हमने दे दिया है पिछली क्लास में। सिमलीपाल यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो 5 जनवरी 2023 को क्या हुआ? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। कहां पर? राउरकेला में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? तो भारत पेट्रोलियम ने। किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? तो भारत पेट्रोलियम ने। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में कितनी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR प्रयोगशाला को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार वैश्विक केंद्रों में बदल दिया गया है दोस्तों? तो वो है 37 दोस्तों। इसको याद रखना चाहें तो रखें, नहीं तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। जैसे आपने देखा कि मैंने आपसे कहा था अगर ज्योग्राफी हिस्ट्री जुड़ेगा तो हिस्ट्री बंगाल का विभाजन मैंने बंगाल वाले चैप्टर में जोड़ दिया। ज्योग्राफी की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले में ज्योग्राफी अच्छे से जोड़ दिया और बंगाल में भी जोड़ा था। और पॉलिटी की बात करते हैं तो बंगाल में जोड़ा था। अभी इकोनॉमी मैंने नहीं जोड़ा है। ये मान के चलिए आने वाली क्लास में अगर आप लोग हमें अपना प्यार देते रहेंगे तो थोड़ा से क्लास को 40 मिनट हमें करना पड़ेगा। तो ये मान के चलिए हर विषय को मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। थोड़ा से कमेंट किया करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक वगैरह भी नहीं करते हैं, चले जाते हैं। थोड़ा से लाइक करने से, कमेंट करने से प्रोत्साहन मिलता है। आप लोगों को लगता है कि पैसा मिलता है, पैसा वैसा नहीं मिलता है भैया, ये सब फ्री में सारा काम हो रहा है। चलिए बात इसी के साथ क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।